मौजूदा वक्त में कहीं आत्मनिर्भरता के नाम पर आत्मनिर्भर देश को ही बेचा तो नहीं जा रहा है। दोस्तों, आत्मनिर्भरता की परिभाषा बदली जा सकती है। हर से पैसा ना मांगना पड़े, वो अपने आप में एक आत्मनिर्भर परिवार होता है। लेकिन अगर कोई ये कहने लगे कि दरअसल हमारे पास तो 2 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने एक बच्चे को बेच दिया है, और उसको बेचने की एवज में जो पैसा आया उससे हमारा परिवार फिर से खा पी रहा है। क्या ये आत्मनिर्भरता हो सकती है? वो परिवार फिर भी कहे नहीं, वो बच्चा तो हमारा ही था, हमने किसी दूसरे के बच्चे को थोड़े ही बेचा। अब आप सोचिए, इस देश के साथ अगर आत्मनिर्भरता की इसी परिभाषा में इस देश को रखा जाएगा तो क्या होगा? हमें लगता है कि आत्मनिर्भरता का सवाल इस देश में आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था, और इस देश के भीतर में जो भी प्रधानमंत्री रहा, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रही, अगर उस आत्मनिर्भरता को आज आप समझने की कोशिश करना चाहेंगे तो मौजूदा वक्त की परिभाषा में वही लोग फिट नहीं बैठेंगे। आत्मनिर्भरता का मतलब तो यही था कि यह देश अपना पेट खुद भर सके। इस देश के भीतर में हर प्रोडक्ट का उत्पादन इतना ज्यादा हो कि वह ना सिर्फ अपने नागरिकों का पेट भर सके, बल्कि दुनिया के बाजार में अपने प्रोडक्ट को भेज सके और वहां से भी वो कमाई कर सके। इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में इतनी बड़ी तादाद में रोजगार पैदा हो जाए जिससे ये देश को बाहर टकटकी लगाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन मौजूदा सच क्या है? और ऐसे वक्त में जब इस देश के भीतर में संकट है, उस दौर में आत्मनिर्भरता का शब्द वाकई बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस आत्मनिर्भरता की परिभाषा कितनी त्रासदीदायक है, हमें लगता है कि आज पहले आप इसे समझ लीजिए। लेकिन आज इसको बहुत सरल और सामान्य तरीके से पहले समझ लीजिए, फिर आप समझ पाएंगे कि मौजूदा वक्त में कहीं आत्मनिर्भरता के नाम पर आत्मनिर्भर देश को ही बेचा तो नहीं जा रहा है, या फिर आत्मनिर्भरता ही बेचने का दूसरा शब्द तो नहीं गढ़ लिया गया है। हम आपको जिस सफर पे लिए चल रहे हैं, उस सफर की बुनियाद आजादी से ही शुरू होती है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट में 23 ऐसे पीएसयू हैं। अब इसके बाद सवाल है कि मौजूदा वक्त में हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा क्राइसिस के वक्त में सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि अब हर फील्ड में प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, और पीएसयू की भूमिका और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका अब साथ साथ चलेगी। लेकिन जिस जगहों पर खास तौर पर इसका ऐलान हुआ कि हम बेचेंगे, उसमें कोल, माइनिंग, डिफेंस, एयर स्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट, पावर, स्पेस, और जो आखिरी है वो न्यूक्लियर एनर्जी तक में हम लोग आ गए हैं, और डिफेंस भी है कि प्राइवेट सेक्टर में अब इसमें चला जाएगा, वहां पर जिसे पैसा लगाना है लगाए। यानी सरकार अब आत्मनिर्भर होने की जगह उस पूंजी को चाह रही है जिस पूंजी के जरिए वह देश को चला सके। सरकार के पास पैसा नहीं है। यहां एक चीज और अपने जहन में रख लीजिए, जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, उसका जो हमने पूरा आकलन किया है, सरकार की जेब से निकले हैं सिर्फ 2 लाख करोड़। वक्त होगा तो उसको बताएंगे या फिर बाद में बताएंगे आपको, वो पूरा कच्चा चिट्ठा हमने निकाला है। लेकिन 2009 से 2014 तक में एक तो पीएसयू लगे नहीं, और उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा था, और तकरीबन 1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट उस दौर में हुआ है। उसके बाद जब मोदी सरकार आई तो उसने तो पीएसयू एक तो कोई लगाया नहीं, और उस उल्टे उसने पीएसयू का सेल करना शुरू कर दिया, और उस सेल के जरिए 2014 से 2020 तक का जो आंकड़ा निकल कर आता है वो 2,79,619 करोड़, और यह 2020 के उस टारगेट से हटकर है जिसमें 2 लाख करोड़ और होने चाहिए। वो कैसे होंगे अब एक सवाल है। लेकिन इन बीते 5-5.5 सालों में लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट किए गए, जितने कि 91 के बाद से आज तक नहीं किए गए, उससे ज्यादा इस दौर में कर दिए गए। सवाल इसके आगे और भी है। अगर ये सारे पीएसयूज को जोड़िएगा तो 195 पीएसयू लगभग आजादी के बाद से भारत में क्रिएट हो गए। मौजूदा वक्त की स्थिति क्या है यह समझ लीजिए। महारत्न में 10 पीएसयू है, उस 10 में भी बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम है और कोल आता है। इन दोनों को सरकार बेचने की तैयारी में, कोल को प्राइवेटाइज करना चाहती है, भारत पेट्रोलियम को बेचना चाहती है, जो कि महारत्न में आते हैं। महारत्न सबसे ज्यादा मुनाफा देता है।
उसके बाद की कैटेगरी है नवरत्न। नवरत्न में 14 पीएसयूज आते हैं। उसमें एक कॉन्कर भी है जिसको सरकार बेचना चाहती है, उसमें एक एससीआई भी है जो कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसको भी सरकार सेल करना चाहती है, डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है। यानी महारत्न में से भी सेल, नवरत्न में से भी सेल। इसके बाद जो मिनी रत्न है, इसमें तो सरकार क्या क्या सेल करेगी वो दूर की बात है। उसमें लगभग 63 कैटेगरी 1 में आते हैं, 15 कैटेगरी 2 में आते हैं, उसमें बीएसएनएल भी आता है, उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी आती है। अब आप समझिए कि क्या स्थिति है जो आत्मनिर्भरता की परिभाषा इस दौर में बदल गई। सरकार ने जानकारी दी कि अब हम बहुत जगहों पर जो बेचेंगे और चीज़ों को, हमें तो पैसा चाहिए, और उस पैसे चाहने की स्थिति में हम शुरुआत करते हैं एयरपोर्ट से ही। 6 एयरपोर्टों को जो बेचा जाएगा उससे लगभग 2300 करोड़ रुपए आएंगे, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जाएंगे। हमने भी सोचा वो कौन कौन से एयरपोर्ट होंगे, लेकिन जब उससे तो जानकारी अभी तक सरकार ने बताया नहीं है। इसके अलावा जो 6 एयरपोर्ट हैं वो पीपीपी मॉडल से चलेंगे, और उसके जरिए सरकार को लग रहा है कि 10,700 करोड़ रुपए उसको मिल जाएंगे। यानी कुल मिला के लगभग 13,000 करोड़ रुपए उसको मिल जाएगा। जो एयर इंडिया अथॉरिटी के तहत जो स्टेट रन चलते हैं, उसमें अमृतसर एयरपोर्ट है, उसमें वाराणसी एयरपोर्ट है, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है। अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिची यानी तिरुचिरापल्ली, ये 6 एयरपोर्ट बिक सकते हैं। सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मार्फत यही चल रहे हैं, और यही 6 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनके जरिए 2300 करोड़ कमाने की बातें हो रही हैं। लेकिन सवाल है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से अगर आप बात कीजिएगा कि जनाब स्थिति है क्या, उसके भीतर जब संकट की स्थिति यह है कि इस 2 महीने में लॉकडाउन के बाद तो एक तो स्थिति ऐसे ही बिगड़ गई है, कुछ नहीं चल पा रहा है। दूसरी स्थिति यह आ गई है कि सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। जो सब वर्जन ऑफ एयरपोर्ट चेंज चार्जेस जो होते हैं, एयरपोर्ट चार्जेस होते हैं, वो देने के लिए पैसा नहीं है। जो फ्यूल टैक्सेस पे रिलैक्स और चाहिए, अब रिलैक्सेशन और चाहिए, जो अलग से ड्यूज थे वो और चाहिए। यानी स्थिति ऐसी बन रही है कि 2020-21 की स्थिति तो नाजुक है। अगर इस स्थिति को हम लोग एक लिहाज से देखें कि यह संकट काल बना रहेगा, तो 2021-22 का जो बजट होगा एयर इंडिया का, उसमें लगभग 46,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज में वो और डूब चुकी होगी। यानी मौजूदा वक्त में जब कहा जाता है कि 60,000 करोड़ का घाटा नुकसान एयर इंडिया के साथ है, और उसको सरकार अब बेचने के लिए कहा जा रहा है 50,000 करोड़ में भी बेच देगी, कुछ बैलेंस अपने तरीके से मैनेज कर लेगी, यह एक स्थिति है। तो अब वो 1 साल बाद वो बिकने की स्थिति में तो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। अब इतने नुकसान के साथ, इस बैलेंस शीट के साथ कौन सी कंपनी लेगी, ये दूर की बात है। यानी आत्मनिर्भरता की स्थिति में पहली बार हर वो फील्ड, खासतौर से कोयला खादान, जिसमें भारत के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो मजदूर जुड़े हुए हैं, वो देश के सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में माइनिंग से ही जुड़े हुए हैं, वहां भी चीजें प्राइवेटाइज कर दी गई। जिस मनरेगा का जिक्र हुआ है, जिस मनरेगा को सरकार खत्म करना चाहती थी 2014 में, सहयोग से वही जीवन दान बन के आया है। और जो 40,000 करोड़ रुपया उसको दिया जा रहा है, फैक्ट यही है कि असल में सबसे पॉजिटिव काम मनरेगा में ही हो रहा है, वहां पर ही आप काम दे पा रहे हैं, ये एक फैक्ट है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन इस साल जब बजट रखा गया तो मनरेगा का जो पिछले साल का बजट था वो तकरीबन 71,000 करोड़ था, 71,000 करोड़ था। इस बार उसको घटा के 61,000 करोड़ कर दिया गया था, 10,000 घटा दिया गया था। अब आप 40,000 दे रहे हैं तो 1 लाख करोड़ तक की स्थिति आ रही है, अच्छी बात है। लेकिन जरा सोचिए क्या विजन है। बजट तो फरवरी के महीने में आया था, और मनरेगा का बजट पिछले साल की तुलना में 10,000 करोड़ पहले ही कम कर दिया गया था। और उस मनरेगा के भीतर का सच यह है कि वहां पर तकरीबन 26 करोड़ से ज्यादा मजदूर बैठे हुए हैं, लेकिन आपने जॉब कार्ड जो दिया है सिर्फ 13 करोड़ को दिया है। उस जॉब कार्ड में भी जो एक्टिव जॉब कार्ड है वो सिर्फ 7 करोड़ जॉब कार्ड एक्टिव है, और जो एक्टिव वर्कर्स मौजूद है, इससे पहले जो कोरोना वायरस का संकट है, इस वायरस से पहले 11 करोड़ 71,000 वर्कर्स सक्रिय था जिसको काम चाहिए, और आज की स्थिति में वो 20 करोड़ पार कर गया है। कैसे काम दे पाएंगे, किस रूप में दे पाएंगे, यह एक स्थिति है। हमें लगता है कि अब ये सारी परिस्थिति समझने के बाद अब आपको ये समझना चाहिए कि ये जो 20 लाख करोड़ का खेल था, दरअसल ये 20 लाख करोड़ का खेल नहीं था, 2 ही लाख करोड़ का खेल था। हमें लगता है ये हमको अगले हिस्से में आपको बतलाएंगे। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण अब समझ लीजिए
ये सिर्फ सरकार ने 2 लाख करोड़ खर्च करके 20 लाख करोड़ का जो भभका क्रिएट किया है उसका मतलब क्या है? एक दूसरा, मौजूदा वक्त में सबसे बुरी स्थिति, इससे पहले की परिस्थितियों में जो सबसे मजबूत स्थिति थी वह आरएसएस की हुआ करती थी। तो अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो इन 2 बातों पे चर्चा करेंगे, कल ही करेंगे आपसे, कि देखिए इस देश की स्थिति क्या है, 20 लाख करोड़ का ओरिजिनल मतलब क्या है और संघ गायब कहां है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सिवाय इस बात को जहन में रखिएगा कि आत्मनिर्भरता की परिभाषा आप ना बदल दीजिएगा। आत्मनिर्भरता का मतलब आत्मनिर्भरता ही रखिएगा, खुद को बेचने को ही आत्मनिर्भरता मत मानिएगा, जिस लिहाज से आत्मनिर्भरता शब्द को बेचा गया और देश को बेचा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले